स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका एक नए लेक्चर के लिए। टारगेट विद आलोक के टीजीटी पीजीटी बैच में कल हम लोगों ने क्या लिया था क्लास? कल हम लोगों ने सिलेबस पर डिस्कशन किया था। अगर आपको याद हो, पाठ्यक्रम पे डिस्कशन किया गया था और पाठ्यक्रम पे मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार हम अपने पढ़ने की रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटेजी किस प्रकार होगी, हम कैसे कैसे इसको खंडों में पढ़ेंगे। उसी सिलेबस के समय आपने देखा था भारतीय संविधान एक शब्द था, भारतीय संविधान। जिसमें पहला टॉपिक देखिएगा लिखाया था मैंने भारतीय संविधान के स्रोत। पहला टॉपिक मैंने लिखाया है भारतीय संविधान के स्रोत। अब उस टॉपिक को समझिए कि वास्तव में भारतीय संविधान के स्रोत टॉपिक जो लाया गया है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। अगर मैं आपसे सवाल ये कर लूं कि स्रोत क्या है, अगर मैं सवाल ये कर दूं कि स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे कि सोर्सेज इसकी इंग्लिश है, और स्रोत वो होता है जो हमें पहचान बताता है, जो हमें प्रामाणिकता देता है कि हमने इन चीजों को वहां से लिया है। जैसे आपको मान लीजिए किसी कॉम्पिटिशन्स की बुक खरीदनी है और आपने पूछा किसी से कि ये बताइए मुझे ये चीज चाहिए पढ़ने के लिए, भाई इसका सोर्स कहीं है, मैं कहीं जाऊं? लोगों ने आपको बताया चले जाइए इस दुकान पर आपको वो चीज मिलेगी। यह क्या था? आपके ढूंढने की चीजों को सहज बनाने का तरीका था। इसका मतलब वो प्रामाणिकता था जो सोर्सेज आपको बता रही, जहां से इजी वे में आप चीजों को पा सकते हैं। तो सोर्स मतलब ये। अब भारतीय संविधान का सोर्स मतलब क्या? भारतीय संविधान का स्रोत मैंने शब्द लिखा है, कई देशों के संविधान से अच्छे तत्वों को शामिल किया गया है। कई देशों के संविधान से अच्छे तत्वों को क्या किया गया है? भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। क्यों किया गया? क्या हमारा देश अपने नियम और अपने कानून नहीं बना पा रहा था? जब, याद रखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल कुछ नॉलेज बताना चाह रही हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान निर्माता जो हमको ये संविधान इतना सहज लग रहा है, इतना सरल लग रहा है, और हम बताने लगते हैं 395 अनुच्छेद, 445 अनुच्छेद, 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 22 भाग, 12 अनुसूची, 8 अनुसूची, हम जो ये गाते हैं, जो बताते हैं, वास्तव में इसके निर्माण की प्रक्रिया कितनी कठिन होगी आप अनुमान लगा लें। जैसे भारतीय संविधान का स्रोत से पहले यही समझ लीजिए कि जब हम सदियों से किसी देश के द्वारा शासित हो रहे हैं, किसी देश के हम गुलाम हैं, जब हम सदियों से किसी देश के गुलाम हैं, किसी देश के द्वारा शासित हो रहे हैं, तब अब अचानक से तत्काल हमें परिवर्तन करना हो तो हम क्या परिवर्तन कर पाएंगे? एक बात। दूसरी बात, लॉर्ड लिथिगो ने चैलेंज दे दिया कि अगर आप में सक्षमता है, आप में कैपेसिटी है, तो आप अपने देश के संविधान का निर्माण कर लें। भैया इसको तो भारतीयों ने स्वीकार कर लिया इस चैलेंज को, लेकिन कार्य कैसे करना है? उस समय यह भी तो सोचना है कि हम लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, हम संप्रभुता की मांग कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तक हमारे देश में ये चीजें हमारे से छीनी गई थी, अब तक हमारे जीवन में इन सब का अभाव था और हमने इस मांग को उठाई थी। तो वो चीजें जब शामिल कराई जाए तो ये देखा गया कि मान लीजिए अचानक से किसी चीज को शामिल करा दिया जाए, किसी चीज को, किसी तत्व को शामिल करा दिया जाए, फिर हम ये सोचें कि ये शामिल करने के बाद सफल ही हो जाए, कौन सी गारंटी? तो क्या किया गया? पहले ये देखा गया कि हमारे देश की जैसी कंडीशन किसी देश की थी या नहीं। बात बहुत गहराई से समझिएगा। भारतीय संविधान का स्रोत जो हम लोगों ने 3 मेजर टॉपिक पढ़े थे, उसमें एक टॉपिक ये भी था भारतीय संविधान का स्रोत। वो किसमें था? तो सबसे जो बड़ा मेजर टॉपिक था भारतीय संविधान, उसका था।
हम एक काम ये कर सकते हैं कि एक आध टॉपिक दो इधर से लें, एक आध चिंतक से, एक आध दर्शन और सिद्धांत से लें और हम उसको पढ़ते चलें। इससे ये होगा कि हमारे तीनों पोर्शन एक साथ तैयार होते रहेंगे और हम बहुत मजबूत रहेंगे। फिर बता रही हूं कि मैंने ये बताया है आपको कि जब हम सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने बताया है आपको। इससे क्या होगा, तो इससे सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और आप एग्जाम में इजी वे में कार्य कर जाएंगे। उसी कड़ी में हम लोगों ने सिलेबस पे डिस्कशन कर लिया है। फिर हमने सोर्सेज की आज बात की है। सोर्सेज में मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हमने ये सोचा कि किसी अन्य कंट्रीज की वास्तव में कंडीशन क्या भारत जैसी थी। अब देखना शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका में गए, भैया नस्ल भेद रंग भेद चल रहा है। अमेरिका में श्वेत अश्वेत की बात हो रही है। ब्रिटेन शुरू से लिबरल था। ब्रिटेन ने तो अपने नागरिकों को सहज ही सारे अधिकार दे दिए, मैग्ना कार्टा के माध्यम से दे दिया, 1215 में दे दिया। सारी कंडीशंस पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन पहला जो चैप्टर है भारतीय संविधान का स्रोत, वो कहीं से भी ये नहीं कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों की नकल की है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों के अच्छे तत्वों को हमारे संविधान में शामिल किया है अकॉर्डिंग टू रूल्स। कैसा रूल्स? हमने ये देखा कि अन्य देश की कंडीशन हमारी तरह थी, वहां अगर ये फल फूल रहा है, या वहां अगर ये नियम, ये रूल्स, ये तत्व वहां विकसित है तो जाहिर सी बात है वो तत्व हमारे यहाँ भी विकसित होगा। तो हमने क्या किया, हमने उन्हीं चीजों को शामिल किए जो भारतीय संविधान को मजबूती दे रहा था और भारत की परिस्थितियों के अनुकूल था। फिर भारतीय परिवेश के अनुसार संशोधन करके, मतलब हमने कॉपी पेस्ट जैसी कंडीशन नहीं की, हमने आपसे वो चीज लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया, कनाडा से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था लिया, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिया, जर्मनी से आपातकाल लिया, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची ली। हमने इतनी चीजें ली, लेकिन हमने उनमें भारत के हिसाब से परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद उसको भारतीय संविधान में शामिल किया। मेरा यही कहने का मतलब है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजों के द्वारा दी गए चैलेंज को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद नेहरू रिपोर्ट लाए। किस प्रकार उन लोगों ने नेहरू रिपोर्ट में अपनी अपनी मांगों को रखा और कैसे उन्होंने इस बात को जताया कि भारतीय ही अपने संविधान का निर्माण करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली अगर कोई एक संस्था थी तो वो थी कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पर भारतीय संविधान की एक तरीके से बैकग्राउंड स्टार्ट हो गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में बहुत महत्वपूर्ण चीजों को शामिल करना चाहा। उन्होंने क्या किया, कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उन्होंने अच्छे तत्वों को शामिल किया, किंतु इन सब के बाद भी क्या है, ब्रिटेन का सर्वाधिक प्रभाव आपके भारतीय संविधान पर दिखता है। मतलब भारत के संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटेन का दिखता है। क्यों? संसदात्मक शासन प्रणाली। आप किसी भी राज्य में रहें, राज्य के किसी भी क्षेत्र में रहें, अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं, कन्याकुमारी में हैं, आप कहीं भी हैं, लेकिन आपके पास एक ही नागरिकता है और आप भारत के नागरिक हैं, यानी आप ब्रिटेन के द्वारा शासित हो रहे हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या कह रही है कि सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु क्या होगा, संघ होगा, किंतु राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होगा, दो सत्ता कार्य कर रही है। फिर हमने संसदीय शासन व्यवस्था, जिसकी अभी हमने बात की, संसदीय शासन व्यवस्था है कि राज्य और संघ दोनों क्या है, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, लेकिन राज्य क्या है, संघ में समाहित है और राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये हमने कहां से सीखा? ब्रिटेन से सीखा। संविधान का मूल ढांचा ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। मैंने लिखा है भारतीय संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, किस पर आधारित है? तो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का
ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। अब सोच लीजिए आप, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, हम गवर्न हो रहे थे ना, हम तो 1947 से भी गवर्न हुए और हम 1773 से भी गवर्न हुए, फिर हम 1813 से भी। आप सारे अधिनियम याद कर लें, आप सारे अधिनियम याद कर लें, ब्रिटेन द्वारा हमें दिया गया अधिनियम ये क्या बता रहा है कि हम ब्रिटेन से ही तो गवर्न हो रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, 1600 ईस्वी में आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी अगर 1947 तक हमें स्वतंत्र करती है तो कितना लंबा ये काल चला होगा, कितनी सदियां लग गई होंगी इन्हें भी हमें आजादी देने में और हमें इनकी आदत पड़ने में। यानी भारत, पूरा भारत जो गांवों का भी देश है, जिसमें अशिक्षित लोग भी रह रहे हैं, जिसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो गवर्न इनके द्वारा हो रहे थे। इसलिए क्या था, उनमें निरंतर ब्रिटेन के जैसे शासित होने की आदत पड़ गई थी। जब आदत पड़ गई थी तो यही राजनीतिक व्यवस्था किस पर आधारित है, तो ब्रिटेन के मूल ढांचे पर आधारित है। यानी हमारे, अगर मैं आपसे ये सवाल कर दूं कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, और ऑप्शन में हो ब्रिटेन का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान अथवा जापान का संविधान। आप यही कहेंगे ना कि हम ब्रिटेन के द्वारा ज्यादा शासित हुए इसलिए ब्रिटेन के संविधान का हम पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद को ज्यों का त्यों उठा के रख दिया गया है भारतीय संविधान में। जो 395 आपको दिखता है मूल संविधान में अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद, इस सवाल पे भी आएंगे जब हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे। मूल अनुच्छेद कितने हैं, तो मूल अभी भी 395 हैं, बाकी तो उसमें क्या किए गए हैं, संशोधन करके ऐड किए गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए जो 395 मूल संविधान बना था उसमें 250 एज इट इज भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो इसका मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 कहां से आया, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को गवर्न करने के लिए दिया गया। इसका मतलब सर्वाधिक प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संविधान का हम पे पड़ रहा था। चलिए इस बात की पुष्टि कर ले। अब अगर आपसे ये सवाल हो कि चूंकि ब्रिटेन द्वारा हम गवर्न हो रहे हैं और ब्रिटेन के संविधान का सर्वाधिक हम पे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब भारतीय संविधान कहीं ना कहीं ब्रिटेन का नकल है। फिर अगर मौलिक अधिकार हमने भाग 3 में अमेरिका से लिया है, तो इसका मतलब हम पे कहीं ना कहीं अमेरिका की नकल है। अगर हमने ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी से जितनी चीजें ली है, इसका टोटल मतलब तो यही हुआ कि संविधान पूरा का पूरा तो नकल है। लेकिन आपको लगता नहीं कि अमेरिका के मौलिक अधिकार में हमारे मौलिक अधिकार में फर्क है। ब्रिटेन की बात कर ले, अगर सम्राट, राष्ट्रपति, सम्राट और राष्ट्रपति दो शब्द हमने लिखा है। सम्राट भी क्या है, तो वास्तविक शासक तो है नहीं, क्योंकि वहां भी तो संसद है, सीनेट है। इसका मतलब सम्राट वहां क्या है, आनुवांशिक है, आप भी जान रहे हैं, और सम्राट वहां संसद के द्वारा पारित विधेयक पर क्या करता है, सम्राट अनुमति दे देता है। शब्द कहीं नहीं लिखा है कि बाध्य जैसा शब्द, अनुमति दे देता है, इसका मतलब ही हो जाता है कि उसको देना ही है। लेकिन हमारे यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाता है, जो ब्रिटेन में तो नहीं होता। दोनों ही मान लीजिए नाम मात्र के शासक हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो शासक है वो वीटो का प्रयोग कर ले रहा है, और जो ब्रिटेन का सम्राट है वो नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या कहिएगा, संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है एज इट इज, हमने किसी चीज को नहीं लिया है। चलिए वे क्या और चीज बात करें, अमेरिका की बात करें। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, प्रस्तावना की भाषा हम ली गई,
तो केवल हमसे ही तो काम चला, बाकी तो प्रस्तावना की भाषा में ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया की भाषा से शासित होने के कारण हम ऑस्ट्रेलिया की नकल पे कहलाएंगे? या भारत ने हम शब्द अमेरिका से ले लिया तो ये तो नहीं लिखा ना हम अमेरिका के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने अपने को क्या कहा? हम भारत के लोग। और अमेरिका में तो हम अमेरिका के लोग। यानी क्या था ये? हम शब्दों को ले तो रहे हैं, हम चीजों को शामिल तो कर रहे हैं, किंतु उनमें हम भारतीय परिवेश के अनुसार क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि जब हम परिवर्तन कर रहे हैं तो हम चीजों को ले ही क्यों रहे हैं? इतना सफल, इतना विकसित, इतना वृहद और इतना लिखित संविधान बनाना इतना आसान नहीं था जो आज आपको परिवेश लगता है। वो संविधान सभा कितने विवादों से घिरी थी, वो संविधान सभा अपनी पहचान उठा रही थी, और वो संविधान सभा न जाने कितनी सदियों की गुलामी की दास्ता को तोड़ के आगे बढ़ रही थी। उस समय संविधान का निर्माण करना बहुत कठिन काम था, इसको असंभव बोल सकते हैं आप। लेकिन इतनी खराब परिस्थिति में, इतनी कठिन परिस्थिति में एक सफल, वृहद और विकसित संविधान का निर्माण कर देना, आप और हम स्वतः बधाई के पात्र हैं कि हमारे देश ने, हमारे देश के लोगों ने, जिन पर हमने विश्वास किया था, उन्होंने इतना सफल और विकसित संविधान लिख दिया। सहारा भले लिया, सहारा भले लिया। और इसको अगर मैं कहूं सहारा लेने के बाद इसे आप कॉपी और पेस्ट का नाम दे दें तो ये गलत है, क्योंकि ये शब्द देने से पहले आप 51 का मूल कर्तव्य उठा लीजिएगा, जिसमें कहा है अपने संविधान के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब अगर हमने मौलिक कर्तव्य में इस चीज की शपथ ले ली है, प्रतिज्ञा कर ली है, तो हम अपने संविधान को कहीं से भी गिरने नहीं देंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इसीलिए आया है, और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ने जताया है कि आप अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, आप अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वैसा संशोधन जो संविधान की गुणवत्ता को उच्च शिखर पे ला दे, जो संविधान की गुणवत्ता को पॉजिटिव वे में लेके चला जाए, किंतु उसमें किसी भी प्रकार का न्यून मात्र तक का नेगेटिविटी ना आए। वो क्या है? तभी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहता है कि ये हमारे संविधान के प्रति हमारा समर्पण है। पहला ही टॉपिक है भारतीय संविधान का स्रोत, जिसको हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट करेंगे और इसको याद कर लेंगे। कई देशों से लिया गया है, इस पर चर्चा की जाएगी। आइए पहले देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका पूछा जाएगा सवाल। यानी मैंने कहा ना कि हो सकता है आपको आ रहा हो सकता है आप चीजों के बारे में जान रहे हो सकता है आज की क्लास आपको बोरिंग लगे, लेकिन याद रखिए ये जो सिलेबस में पहला ही भारतीय संविधान लिखा था और उसका पहला टॉपिक था भारतीय संविधान का स्रोत। आज हम उस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो नए बच्चे हैं जिन्होंने टीएसटी पीएचडी की तैयारी अब शुरू की है, और जो मान लीजिए कुछ जो अब बहुत समय से तैयारी कर रहे थे उनका कुछ छूटा हुआ है, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के जो स्रोत है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, कोई एक ऑप्शन दे दिया जाए अब बाकी गलत दिया जाए, तो चयन हम ही को करना है। इसलिए क्या किया जाए, सारे देशों से लिए गए स्रोतों को याद कर लिया जाए, समझ लिया जाए कि क्या क्या लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। इसको हम एफआर बोलते हैं। एफआर मीन्स फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये शब्द हमेशा लिखा आता है एफआर, इसलिए इससे भी रूबरू रहें।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर क्या लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ठीक, यानी हमने इतनी चीजें क्या किया है? अमेरिका से लिया। अभी बहुत है, यह आपने नोट किया होगा, इसको देख लीजिए। उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो विधि है उसको भी बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं महाभियोग। जैसे जब राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के अनुकूल कार्य ना करे, जब राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के अनुकूल कार्य न करे तो क्या किया जाता है? तो उसके खिलाफ क्या किया जाता है? महाभियोग लाया जाता है। उन्हीं सब प्रक्रियाओं की बात की जाएगी, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल इतना जान लें कहां से क्या लिया गया है। फिर हमने क्या लिया है? संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान क्या था? हमने बताया भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत में जैसे हम लोग देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, तो स्रोत मैंने आपको समझाया कि ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये है क्या? तो ये हमने अच्छी अच्छी तत्वों को, अच्छी अच्छी चीजों को भारतीय संविधान में शामिल किया है और उसको क्या किया है? संशोधन करके भारतीय संविधान के परिवेश के अनुसार बनाया है। तो इसमें देखिए, अगर बात की जाए भारतीय संविधान के स्रोत की, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैं फिर बता दूं, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई एक देश दे दिया या कोई एक संविधान का रूल्स दे दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? जापान दे दिया, आयरलैंड दे दिया, कनाडा दे दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया। समवर्ती सूची का प्रावधान किस संविधान में है? किस देश के संविधान में है? अब फिर से ऑप्शन दे दिया और आप ढूंढिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे और याद करेंगे, इसको नोट करेंगे और नोट करने के साथ साथ इसको लिखते जाएंगे। इस पे जितने क्वेश्चंस बने हैं हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत में बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना में शामिल हम शब्द। प्रस्तावना में शामिल हम शब्द, हम मतलब हम भारत के लोग। और वहां क्या था? वहां संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में था हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। वहां से इस शब्द को क्या किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। आप सोचिए, फिर ये जो हम शब्द है क्या कर रहा है? सर्वोच्च आदर्श की भावना है, भावनात्मक जुड़ाव की बात कर रहा है। हम, ये सबसे बड़ा द्योतक है कि हम आज भावनात्मक रूप से एक है उस भारत के लिए, जिस भारत के लिए एक नया हम संविधान बना रहे, जिसको हमने गैरों से, विदेशी सत्ता से छीन कर अपनाया है। अब मूल अधिकार,
आप ये देखेंगे भाग 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा उस दिन हमने डिस्कशन किया था कि ये जो मूल अधिकार है ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को छीन लिया जाए तो व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या था, इसको भारतीय संविधान ने अमेरिका से लिया, क्योंकि अमेरिका में इस लोगों के बीच में बहुत अच्छे से विकसित था और अमेरिका में भी अधिकारों के लिए लड़ाई जो चल रही थी भारतीयों के परिवेश के अनुकूल ही था। इसलिए क्या किया गया, मूल अधिकार को शामिल किया गया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि अगर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये 3 संस्थाएं हैं, अगर भारतीय संविधान ने ये 3 संस्थाओं के माध्यम से भारतीयों को, जिन्होंने स्वतः अपने संविधान का निर्माण किया, उनको कुछ देना चाहा है, तो यही 3 संस्थाएं उन्हें ये चीजें प्रदान करती हैं। तो क्या किया जाए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में क्या करे, कार्य करे। विधायिका ऐसी विधि बनाए जो देश हित में हो, कार्यपालिका उसको विधि के अनुरूप ही लागू कराए। बात समझिएगा, विधायिका ऐसी विधि बनाए जो देश हित में हो। ऐसा नहीं ना हो कि विधायिका अपनी मजबूती के लिए बना दे, वो देश हित में विधि बना दे। और कार्यपालिका क्या करे, तो कार्यपालिका उसे देश के हित में लागू कराए। और मान लीजिए अगर ऐसा कुछ भी कोई नहीं कर रहा है, ये दोनों संस्थाएं अपने हिसाब से कार्य कर रही है, देश के हित को नहीं देख रही हैं, तो न्यायपालिका क्या करे, न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा कर दे, न्यायिक निर्णय कर दे। इसलिए न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति, भाई देश के इस पद पर आपको हमने प्रत्यक्ष नहीं बैठाया है, आपका चुनाव भी तो नहीं हुआ है, कैसे, जनता के द्वारा। आप हमारे जनप्रतिनिधि बन के नहीं आए हैं, लेकिन आप देश के प्रथम नागरिक हैं और देश आपके अनुसार चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस सत्ता के मद में आकर क्या कर जाए, तानाशाह बन जाए। इसलिए क्या हो, आप संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य करें। अगर आप संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं करते तो भले ही आप 5 वर्ष के लिए नियुक्त हैं, संविधान में प्रक्रिया है कि उस आधार पर आपको हटाया जा सकता है। और हटाने की जो प्रक्रिया है, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा लाया जाता है, जो 1/4 इस पे हस्ताक्षर करते हैं, जो 14 दिन पूर्व इन्हें सूचना देते हैं, इन सब के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा जो हटाया जाता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और इसका एकमात्र आधार होता है संविधान का अतिक्रमण। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये अभी क्या समझेंगे कि यहां से कौन कौन सी चीजें भारतीय संविधान में शामिल की गई है। तो क्या था, प्रस्तावना में शामिल शब्द हम, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। भैया आप अगर इस पद पर हैं, ये न्यायपालिका है, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, अगर आप इस पद पर हैं और इस पद की गरिमा रखते हैं, तब तो आप क्या हैं, इस पद के काबिल हैं। और अगर आप इस पद की गरिमा नहीं रखते, जिस कार्य के लिए आपको यहां रखा गया था वो कार्य नहीं करते, तो आपके समय सीमा के पूर्व भी आपको हटाया जा सकता है। इसका मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए, विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई। देखिए, विधायिका मैंने अभी कहा ये क्या करेगी, तो ये विधि बनाएगी किसके हित में, तो देश और राष्ट्र के हित में। क्यों, क्योंकि इसको हमने ताकत दिया प्रस्तावना संविधान के माध्यम से एक संस्था बनाकर। कार्यपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका इसको लागू कराएगी देश हित में, राष्ट्र हित में। न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका देखेगी कि विधायिका ने जो विधि बनाई वास्तव में वो जनता के हित में है, और कार्यपालिका ने जो उसको लागू कराया, लागू कराने का तरीका ऐसा तो नहीं दबाव बस था। इसका मतलब ये क्या करेगी, तो ये न्यायिक निर्णय करेगी।
न्यायिक निर्णय करेगी। लेकिन मान लीजिए न्यायपालिका न्यायिक निर्णय कर रही है और न्यायपालिका ने बताया कि भले आप मेरे मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं, तो हो सकता है न्यायपालिका क्या हो जाए, अपने को सर्वोच्च मान ले। और जब अपने को सर्वोच्च मान ले तो क्या किया जाए, इस पर भी एक दबाव बना दिया जाए। किसका? तो संसद का, जो क्या कर रहा है, जो इन सब को बता रहा है आप सबकी सत्ता और शक्ति का स्रोत क्या है, देश की जनता है, जिसने संविधान अपने लिए रचा है। और इस संविधान को अपने लिए रचकर उसने एक पटल पे हमें बैठाया है अपने कार्य के लिए। तो इसका मतलब क्या कि अगर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्य को न्यायिक अनुबंधों से नहीं करते, न्यायिक उपबंधों के अनुसार नहीं करते, तो क्या किया जाए, तो उन्हें हटा दिया जाए। उन्हें हटाने की प्रक्रिया लाई गई है। और ये लिया गया कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। PIL जनहित याचिका। जनहित याचिका आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनहित याचिका, जब हम दूसरे के भी हित की बात कर दे, जनहित याचिका, जब हम किसी भी अपने अधिकार के हनन होने पे रीट दायर कर दें, जब हम दूसरे के अधिकारों के छीने जाने पर क्या कर दें, PIL डाल दें, तो ये क्या है? जनहित याचिका, यानी सबकी सुनवाई करिए, जन जन की सुनवाई करिए। इसके लिए फिर क्या किया हमने, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से शामिल किया। तीसरा, उपराष्ट्रपति का शब्द, एक जो ये भी शब्द शामिल हुआ है, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद यानी उपराष्ट्रपति शब्द की नाम पदावली कहां से है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। जबकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य कर रहा है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो अमेरिका से नहीं है। इन सब पे चर्चा करेंगे जब हम एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ेंगे। फिर कनाडा से लिया गया स्रोत, कनाडा से लिया गया स्रोत। संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब वैसे भी ये टॉपिक हमको आपको समझना जरूरी है। कब? जब मैंने शासन का स्वरूप लिखाया है सिलेबस, वहीं मैंने संघीय शासन लिखाया है, एकात्मक शासन लिखाया, अर्धसंघीय शब्द लिखाया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि भैया राज्य भी स्वतंत्र है, संघ भी स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संविधान सभा ने कहा कि राज्य की अपनी स्वायत्तता बरकरार रहेगी, संघ मजबूत रहेगा। क्यों? क्योंकि संघ तो मजबूत है, संघ सर्वोच्च सत्ता, और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये राज्य संघ में समाहित है। कोई ये नहीं कह सकता, जैसे तमिलनाडु ये नहीं कह सकता, अरुणाचल प्रदेश ये नहीं कह सकता, जम्मू और कश्मीर ये नहीं कह सकता कि हम भारत के जैसे संघ से शासित नहीं होंगे। संघात्मक हम पढ़ेंगे। इकहरी नागरिकता दिख रही है, उसके बावजूद भी प्रांत बने हुए हैं। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, किसके माध्यम से? हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से। तो हम प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का भी चुनाव कर रहे हैं। ये सब करने के बावजूद हमारे यहाँ मजबूत एकता है। हमारी सत्ता, अगर राज्य में मुख्यमंत्री काम कर रहा है और केंद्र में प्रधानमंत्री, तो भी एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन लिया कहां से गया है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब भैया विभाजन तो करिए, शक्तियों का विभाजन, विषयों का विभाजन करिए, लेकिन संघ को इतना मजबूत रखिए कि अगर 3 सब सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, हमने पढ़ा है। ये 3 सूचियां हैं। ये हम केवल आज आपसे सोर्सेस के सिलेबस पे बात कर रहे हैं, यानी अब हमारे चैप्टर स्टार्ट है कि सोर्सेज कहां से लिए गए। ये इतना डिटेल है, हम आपको केवल सोर्सेज को बृहद तरीके से बता रहे हैं कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी जो ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। याद रखिएगा, सवाल सिर्फ सिंपल से बनते हैं। कनाडा के संविधान से लिया गया स्रोत अथवा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, किस संविधान ने यह बात कही, सवाल केवल ये बनेगा। लेकिन हम व्याख्या करके समझेंगे तो हमें याद रहेगा। इसलिए हमने क्या किया, सारी चीजों की व्याख्या स्टार्ट की। संघात्मक शासन व्यवस्था समझा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब भैया विषय बटे गए हैं सबके।
सबके अपने अपने दिए गए कानून हैं, अपने अपने दिए गए विषय हैं। हमने क्या किया, हमने उन्हें विषय दे दिया कि आप इस विषय पर कानून बनाएं, आप इस पर बनाएं। क्या हुआ, संघ सूची में क्या कहा गया, केंद्र के जितने विषय हैं आप ये इसमें ले लें। राज्य चूंकि स्वायत्त है, इसलिए क्या है, भले ही आपके साथ है लेकिन इसका भी तो अपनी स्वायत्तता है, इसलिए राज्य सूची के विषय पर कौन बनाएगा, तो कहा गया राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची ने क्या कहा, आप दोनों बनाइए, लेकिन जिस विषय पर विवाद हो वो विषय स्वतः कहां चली जाएगी, संघ सूची में चली जाएगी। इसलिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास क्यों हो, क्योंकि इसको मजबूत बनाना है, इसको मजबूत बनाना है। तो याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां कहां होंगी, केंद्र के पास होंगी। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति बहुत बड़ी चीज है जो इसकी पुष्टि कर देता है, बहुत बड़ी चीज है जो इसकी पुष्टि कर देता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है, केंद्र के द्वारा। कार्य किसके लिए कर रहा है, केंद्र के लिए कार्य कर रहा है, मगर कहां का अधिकारी है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं तो वो राज्य का अधिकारी, वो राज्य का अधिकारी है, लेकिन राज्य में रहता है, राज्य की नीतियां देखता है, राज्य के नियम, राज्य के कार्य करता है, लेकिन भेजा किसके द्वारा गया है, केंद्र के द्वारा, जिससे एक संघ मजबूत बना रहे और राज्य स्वायत्तता तो बनी रहे लेकिन राज्य उस संघ से अलग ना होने पाए। तो याद रखिएगा, कनाडा के संविधान से ये चीजें ली गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन से लिया गया सर्वाधिक प्रभाव, तो आपसे मैंने बात चर्चा कर ही ली है कि इनका पड़ा है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ रहकर हमें नियम बना रहे हैं और वहां से भी, इनके संसद से भी नियम पारित होकर हमारे लिए आ रहे हैं। ब्रिटेन से जो स्रोत लिया गया, अब इस पे बात करने, एकल नागरिकता। आप भारत के निवासी हैं और आप यूपी में रहते हैं, आप एमपी में रहते हैं, आप पंजाब में रहते हैं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप कश्मीर में रहते हैं, एज इट इज आप जहां रह रहे हैं। यानी क्या कहा मैंने, क्या भारत, भारत क्या है, तो भैया भारत एक देश है, देश में कई राज्य हैं जहां के लोग हैं। क्या आपने कभी नागरिकता के लिए कुछ आवेदन दिया है, CAA तो आज आया है, और आया क्यों है, बहस का मुद्दा बना क्यों है, भाई आप मेरे यहां रहते हैं, आप सारे अधिकार लेते हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे देश के नागरिक हैं। आपके पास कोई नागरिकता का सर्टिफिकेट है क्या, नहीं, लेकिन आपके पास है क्या, आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपके पास वहां डोमिसाइल है जो ये बताता है कि मैं इस देश के इस राज्य का निवासी हूं, इसलिए मैं क्या हूं, भारत का नागरिक। मतलब भले ही मैं विभिन्न राज्यों में रहता हूं, लेकिन मैं अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं लेता हूं, क्योंकि अमेरिका में तो आपके प्रांत का भी एक नागरिकता होनी चाहिए और संघ का भी होना चाहिए। हमने क्या कहा कि आप कहीं भी रहें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप हैं किसके, तो आप केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। क्यों, क्योंकि भारत एक मजबूत संघ है और ये राज्यों के इच्छाओं का परिणाम नहीं है, ये तो संविधान सभा ने डिसाइड कर दिया था। और आप और हमने कहा था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में हमारा संघ बहुत मजबूत है। इसलिए एकल नागरिकता ये जाने रहे, और इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, भाग 2। ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, यानी हम किसी भी राज्य के निवासी हों, कहीं भी रह रहे हो, है कहा, भारत के नागरिक। संसदीय शासन प्रणाली, हमारे यहाँ की टोटल पार्लियामेंट की जो भी कार्य हैं, जो भी कार्य पूर्ण रूप से वो कहां पे हैं, तो वो उनका जो मूल ढांचा है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से लिया गया है। कारण ये कि हम उनके द्वारा शासित होते आए और हमें लगने भी लगा कि इनसे अच्छा कुछ मामलों में रूल्स हम नहीं बना सकते, इसलिए क्या था, वो भारतीय परिवेश के हिसाब से अच्छा था और ब्रिटेन में रह के नहीं बना था, ब्रिटेन के लोगों ने बनाया था, भारतीयों के लिए बनाया था और भारत के लोगों ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाया। संसदीय विशेषाधिकार, इसको भी पढ़ेंगे, जिसमें कुछ छूट दी जाती है। ये छोटी सी बात करें आपसे, आपने सुना कि उन मंत्री ने बताया कि इस दल के मंत्री इस प्रकार कार्य करते हैं, उन पे कुछ आरोप लगाए और आरोप मान लीजिए झूठा निकला, तो क्या मानहानि का केस बनता है, नहीं बनता।
इसका मतलब विशेषाधिकार, कुछ छूट दी जाती है। कैसे दी जाती है भाई? हो सकता है कि मैंने इस मांग को रखा और आपने नहीं सुना, और उसे मांग को लाने के लिए मैंने वो तरीका अपनाया। मैंने आपके पार्टी की बुराई की, आपने मुझे कहा। आप अक्सर देखते होंगे माइक लेके चिल्लाना, लड़ना, अध्यक्ष को सुना देना सब, लेकिन क्या है, कुछ मामलों में छूट है। क्यों? क्योंकि वो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके लिए वहां खड़े होकर बात करते हैं। मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव हो सकता है बात करने में, हो सकता है मांगों को रखने में व्यक्ति उग्र हो जाए। तो क्या किया गया है? कुछ विशेषाधिकार दिए गए। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ ये बात, बिल्कुल सिंपल में। जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम पूरे ढंग से इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार संसद के सत्र के चलते समय किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, किस प्रकार कुछ लोगों को छूट दी गई है, राष्ट्रपति के जीवन काल में किस प्रकार की छूट है। इस प्रकार की चीजों को हम पढ़ेंगे। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन। हमने दो शब्द कहा, ब्रिटेन से लिया गया, विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि का शासन। मान लीजिए आपने कोई भी विधेयक पारित किया लोकसभा में, लोकसभा से पारित होकर वो कहां गया? राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद वो क्या हुआ? प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, और प्रेसिडेंट ने अगर उसको अनुमति दे दी तो वो विधेयक बन गया। अब मान लीजिए नहीं दिया तो दोबारा पुनर्विचार के लिए दिया, उसके बाद बाध्य है कि नहीं। ये पूरा मुद्दा हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग संघ पढ़ेंगे। अभी केवल ये समझिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया सेम वैसी है जैसे वहां विधि बनती है। पहले आप अपने पार्लियामेंट में बहस कर लीजिए, फिर सम्राट के पास ले जाइए, और सम्राट क्या है तो सम्राट उसको अनुमति देगा। सेम कंडीशन है। विधि का शासन मतलब हम अभी भी सर्वोच्च सत्ता को लेके चलते हैं, संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं। संविधान के अलावा भी देश में कई छोटी छोटी विधियां कार्य करती हैं, छोटी छोटी विधियां कार्य करती है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट, आप बहुत नाम जानते होंगे। ये सारी विधियां तो हैं, किंतु ये सब विधियां कहाँ हैं? तो कहा गया भैया वो सब कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान के सर्वोच्चता के नीचे। हमारा संविधान क्या है? तो वो संरक्षण करता है सारी विधियों का। और संविधान क्या कहता है कि भारत या जहां भी लोकतंत्र है या अलोकतंत्र है, जहां का अपना संविधान है, वो क्या कहता है? हर देश में विधि का शासन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? इतना महत्वपूर्ण, जिसके लिए हम चिल्लाते हैं, जिसकी हम मजबूती की बात करते हैं, जो क्या है तो जो आधार है, और उस आधार पे खड़ा संविधान एक महल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जो हम लोग कहते हैं, हम शब्द हटा दीजिए। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये बनाना चाहते हैं, नागरिकों को समानता दिलाना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं। ये सारी भाषाएं कहां से आई हैं? ये सारी भाषाएं ऑस्ट्रेलिया से आई। समवर्ती सूची, जहां दोनों को अधिकार दे दिया जाए, विषयों पर अपने अपने कानून बना ले। समवर्ती सूची जहां दोनों की बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी मुद्दे पर मतभेद हो जाए और वो मुद्दा अति आवश्यक है, क्या कर लिया जाए? दोनों को बैठा के समझा दिया जाए, हो सकता है बात समझ में आ जाए। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आह्वान कर देगा, और आपको आना है। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। टॉपिक याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया स्रोत। आयरलैंड के संविधान से लिया गया स्रोत क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये क्या कार्य करता है? तो ये राज्य को निर्देश देता है। ये राज्य को निर्देश देता है। इसका मतलब क्या है? तो भैया भाग 3 ने कह दिया कि ये एफआर है, फंडामेंटल राइट्स है, और कोई किसी के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता। राज्य को अधिकार नहीं है कि राज्य भी क्या करे? नागरिकों के अधिकारों को छीन ले। ठीक, चलिए, राज्य ने भी आपसे नहीं छीना। फिर राज्य ने क्या कहा?
राज्य ने कहा कि ठीक है, यहाँ तो नागरिक स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या ऐसा हो नहीं सकता था कि मौलिक अधिकार के कुछ प्रावधान, जैसे राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों को संरक्षण देगा, राज्य सभी धर्मों को संरक्षण देगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक हैं और आपका धर्म जो है आपका अपना आंतरिक विश्वास है, आपके अंतर मन की बात है, यह आपकी आंतरिक व्यवस्था है, आप कैसे अपने धर्म को संचालित करना चाहते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो क्या कह रहे हैं, ये तो हमने अभी फंडामेंटल राइट की बात की भाग 3 में। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो एक प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो क्या कहने हैं, राज्य को कुछ निर्देश दिया गया है, राज्य उसका पालन करे, राज्य को कुछ निर्देश दिया गया है, राज्य उसका पालन करे, और अगर राज्य पालन नहीं करता है तो क्या होगा, याद रखिएगा, हम इस पे भी डिटेल चर्चा करेंगे भाग 4 में। राज्य को केवल निर्देश दिया गया, आदेश नहीं दिया गया, राज्य से कहा गया है कि राज्य इसका पालन करे। मान लीजिए आप अपने क्षेत्र के विधायक को बताते हैं कि DPSP ये कहती है कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उन्होंने आपका नहीं सुना, यानी राज्य ने आपका नहीं सुना। अब क्या होगा, कहीं सजा का प्रावधान नहीं है, कहीं बाउंड नहीं किया गया है। अब आप क्या कहते हैं, अब आप कहते हैं कि मैं आपको न्यायालय में तो नहीं ले जा सकता, लेकिन आपको जनता के सम्मुख जवाब देना होगा। जनता के सम्मुख आपको क्या करना होगा, जवाब देना होगा। फिर इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। वो पूरे फैक्ट याद रखना है, मैं आपको जरूर इस पे डिटेल से बताऊंगी और आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। फिर आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, याद रखिए लोकसभा शब्द नहीं है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन अथवा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सब कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। फिर जापान से स्रोत क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब अगर विधि निर्माण प्रक्रिया आ जाए, विधि निर्माण प्रक्रिया आ जाए, विधि का शासन आ जाए और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आ जाए ऑप्शन में, कि जापान के संविधान से क्या लिया गया। आपको लगता नहीं बहुत चीजें मिल रही हैं, जैसा विधि का शासन, अभी हमने पढ़ा ब्रिटेन के लिए विधि निर्माण प्रक्रिया, और अब हम लिख रहे हैं, ये हमने कहां पढ़ा था, तो आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था ब्रिटेन के लिए, हमने ये ब्रिटेन के लिए पढ़ा, और अभी अभी हम जस्ट हमने क्या कहा, अभी अभी जस्ट हमने कहा जापान के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फर्क है, समझिएगा। अनुच्छेद 21 में चले जाइए और अनुच्छेद 21 याद कर लीजिए। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहां ये दूसरी बात है, यानी ये विधि बन गई, विधि का शासन चल रहा है और विधि ने जो प्रक्रिया बनाई है अब उसकी बात हो रही, प्रोसीजर बाय लॉ, प्रोसीजर बाय लॉ। और यहाँ क्या है, ये तो निर्माण की बात कर रहा है और ये रूल्स की बात कर रहा है, यानी एक बात कर रहा है विधि बने और एक बात कर रहा है शासन चले। मगर यहाँ क्या कहा, ये दोनों है, इसलिए इसकी जरूरत है, क्योंकि देश में विधि का शासन चल रहा है, विधि का निर्माण हो गया है। लेकिन जापान ने बताया भैया सब होने के बावजूद भी आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को हम कब हटा सकते हैं, जब हम पूरी न्यायिक समीक्षा कर लें, यानी विधि द्वारा स्थापित पूरी प्रक्रिया का पालन कर लें। फ्रांस के संविधान से
फ्रांस के संविधान से क्या स्रोत है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना क्या लिया हमने? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली मतलब हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं होगा। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वो होगा जो उस योग्य हो, जिसको जनता चाहे। इसका मतलब गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या कहती है? आप अनुवांशिक पद की बात मत करें, निर्वाचित पद की बात करें, यानी हमारा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। फिर फ्रांस ने क्या कहा? यहाँ के लोग बहुत जागरूक थे, बहुत जागरूक थे। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व बहुत बड़ी बात है। ये हर समाज में कहीं ना कहीं इसकी कमी रही है, और हर समाज में इसको तो हटा के लगता है जैसे ही समाज की ऐसी कुरीतियां ला गई कि वहां पे जातियों में भेद, धर्मों में भेद, लोगों में भेद, मानवों में भेद। मानव मानव नहीं था। मानव क्या था? तो कुछ मानव ऐसे थे जिन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो क्या किया जाए? फ्रांस ने पहले ही आवाज उठा ली, सबको स्वतंत्र करिए और सबको समान करिए और बंधुत्व की भावना बढ़ा दीजिए। अगर हम आपस में भाईचारे की भावना के साथ रहे, क्षेत्रवाद छोड़ दे, संप्रदायवाद छोड़ दे, धर्मवाद, ये सब हटा के हम केवल मानव बन के खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? राष्ट्र बहुत मजबूत होगा। इसलिए क्या कहा गया? गणतंत्रात्मक कहता है निर्वाचन प्रणाली, यानी आनुवांशिक नहीं होगा, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, ये शब्द क्या कहता है? मानव की गरिमा की बात करता है। और मानव क्या करे? ये दो पाने के बाद बंधुत्व की इस प्रकार भावना बढ़ा दे कि क्षेत्रवाद समाप्त हो जाए। रूस, ब्रैकेट में सोवियत संघ लिख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये इसी शब्द से क्वेश्चन बना है। क्योंकि सोवियत संघ जो गणराज्य था उसका एक भाग था रूस, उसका एक भाग था रूस, थोड़ा ज्यादा संपन्न था, इसलिए पहले ही अलग हो गया। तो सोवियत संघ शब्द जरूर याद रखिएगा। यहां से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो बताता है कि हम भारत के नागरिक हैं। हमेशा अपने नागरिकों के कर्तव्य की बात करता है। हम भारत के नागरिक हैं और हर देश के नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि वो अपने संविधान की रक्षा करें, संविधान निर्माताओं के प्रति अपने मन में क्या करें? श्रद्धा से जी, अपने राष्ट्रगान का आदर करें, अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करें। क्या कहा गया? मौलिक कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज दिए गए हैं। भाग 3 ने कहा अगर आपके कुछ अधिकार हैं, आपके कुछ अधिकार हैं, आपको वो अधिकार मिलना चाहिए, तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं कि आप उस कर्तव्य को करिए। और हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था अगर मानव अपना कर्तव्य कर ले, मानव अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर ले, अथवा मानव अपने कर्तव्यों को जान जाए, तो उसे अधिकारों के लिए बहुत दूर तक नहीं जाना होगा। तो ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस अथवा सोवियत संघ। फिर हमने क्या लिया? तो प्रस्तावना में समाहित, प्रस्तावना में समाहित न्यायिक दर्शन। आपको याद हो इस टॉपिक पे हमने चर्चा किया है। आपको याद हो प्रस्तावना में न्याय शब्द सबसे पहले आया है और कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है।
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की। अब रिकॉल करिए तो आपको याद आएगा। यानी ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो कहां से लिया गया है, तो ये रसिया से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा, पूछे जरूर जाते हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपात उपबंध। आपात उपबंध मतलब देश में इमरजेंसी लागू करना है। क्यों करना है? क्योंकि देश का कुछ हिस्सा अथवा देश के संविधान पर किसी भी प्रकार का क्या किया गया है? अतिक्रमण हुआ है। कुछ राज्य संकट में है, तो क्या कर दिया जाए? आपात उपबंध, इमरजेंसी। मान लीजिए दोनों सत्र सदन में नहीं है, दोनों सत्र सदन में नहीं है, राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार ऐसा होना चाहिए जिसका वो क्या कर दे? उपयोग कर सके। हम इन सब मुद्दों पे क्या करेंगे? पूरे ढंग से डिस्कशन करेंगे। जर्मनी से लिया गया, ये याद रखिएगा। देखिए, ये सोर्सेज लिए गए और लेकर उसे भारतीय संविधान या भारतीय परिस्थिति के अनुसार बनाया गया। तो आज जो मैंने इसको कहा, मैंने आपसे, हमने जो मेजर टॉपिक पढ़े थे, भारतीय संविधान जो सिलेबस था, उसके पहले ही टॉपिक में था भारतीय संविधान का स्रोत। आपने नोट किया होगा, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, स्रोत जितने क्वेश्चन बनते हैं, जहां जहां से बनते हैं, पूरी कोशिश की गई आपको बताने की। अब केवल और केवल आपको उसको याद करना है और उससे जुड़े क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज ये सोर्सेज था, अभी इसको आगे कंटिन्यू कुछ चीजें लेके चलेंगे, संविधान पे ही चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद राजनीतिक चिंतक या राजनीतिक दर्शन सिद्धांत, उसमें से कुछ एक टॉपिक उठाएंगे। यानी आपके सिलेबस को एक कंटिन्यूटली ले चला जाए और क्या किया जाए? कोशिश ये किया जाए कि अच्छे से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू मित्रों। मुझे पूरा उम्मीद है कि सोर्स को आप लोग अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।